गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। प्रीवियस लेक्चर में जो है हम आपको जो है सक्सेस ऑफ बोथ एटॉमिक मॉडल्स पढ़ा रहे थे कि बोथ का एटॉमिक मॉडल इतना सक्सेस क्यों हो गया, उसके लिए क्या रीजन है। तो कुछ पॉइंट्स हमने आपको बताए थे, जिसमें से 3 पॉइंट्स हमने आपको प्रीवियस लेक्चर में बता दिए थे। जिसमें फर्स्ट पॉइंट था आपका स्टेबिलिटी ऑफ एटम्स। फर्स्ट पॉइंट स्टेबिलिटी ऑफ एटम। सेकंड जो पॉइंट था एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वेरियस ऑर्बिट्स ऑफ हाइड्रोजन एटम। एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वेरियस ऑर्बिट्स ऑफ हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम के वेरियस ऑर्बिट्स में जो है एनर्जी कितनी होगी, ये हमने बताया था सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट हमने बताया था रेडियस ऑफ वेरियस ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। रेडियस ऑफ वेरियस ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम, ठीक है ना। रेडियस ऑफ वेरियस ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम और या Li++ या He+ एटम्स, ये हमने आपको बताया था। 3 पॉइंट हो गए, ठीक है ना। लेकिन तीसरे पॉइंट में थोड़ा सा एक पॉइंट और आपका टिप्स हमने लिखा है। टिप्स देखिए, जो आपका हाइड्रोजन जो एटम है उसमें फर्स्ट ऑर्बिट का जो रेडियस होता है वो 52.9, ठीक है ना, 52.9, ठीक है ना। हाइड्रोजन एटम का जो फर्स्ट ऑर्बिट होता है यानी कि के सेल होता है, के जो ऑर्बिट होता है उसका जो रेडियस होता है वो 52.9 पिकोमीटर होता है। इसी को हम क्या कहते हैं, बोर्थ रेडियस कहते हैं। क्या कहते हैं, बोर्थ रेडियस। देखिए लिखा, द रेडियस ऑफ द फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज 52.9 पिकोमीटर। इट इज कॉल्ड बोर्थ रेडियस। इसी को हम क्या कहते हैं, बोर्थ रेडियस कहते हैं। चौथा पॉइंट देखिए कि आपका जो है एटॉमिक बोर्थ का एटॉमिक मॉडल इतना सक्सेस क्यों है। चौथा पॉइंट है एक्सप्लेनेशन ऑफ एटॉमिक स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन एटम। एक्सप्लेनेशन ऑफ हाइड्रोजन का जो एटॉमिक स्पेक्ट्रा मिल रहा था, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, एमिशन स्पेक्ट्रा, इलेक्ट्रॉन की जंपिंग हो रही थी, उसको किसने एक्सप्लेन किया, बोर्थ ने एक्सप्लेन किया, ठीक है ना। बोर्थ ने एक्सप्लेन किया। हमने आपको कल प्रीवियस लेक्चर में डायग्राम बनाया था। मतलब आपका K-L-M-N-O सेल होते हैं, जब न्यूक्लियस से आगे होते जाते हैं तो एनर्जी लेवल सेल का क्या होता है, इंक्रीज करता है। जैसे K और L सेल में अगर हम कहें तो कौन सा हायर एनर्जी होगा, कौन सा लोअर। तो K वाला क्या हो जाएगा, आपका लोअर एनर्जी लेवल हो जाएगा, और L वाला क्या हो जाएगा, आपका हायर एनर्जी लेवल हो जाएगा। और जब इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी लेवल में जंप करके जाता है तो एनर्जी का क्या करता है, एब्जॉर्प्शन करता है। और जब इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी लेवल मतलब हायर एनर्जी लेवल से जंप करके लोअर एनर्जी लेवल में आता है तो एनर्जी का क्या करता है, इमिशन करता है। हमने आपको ये भी बताया था कि अगर इलेक्ट्रॉन जो होता है लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट में जाता है, लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में जाता है तो एनर्जी को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, तब हो जाएगा आपका जंप करके। जैसे मान लीजिए हमने कहा ये एटम का न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अराउंड क्या है आपके ऑर्बिट से, ये के सेल हो गया और ये एल सेल हो गया आपका, ये के सेल हो गया और ये एल सेल हो गया आपका, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉन जो होता है के सेल में है आपका। अगर के से एल सेल में मान लीजिए हमने इसको बाहर से क्या कर दिया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हमने क्या कर दिया, फॉल करा दिया। तो आपका जो है इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में जो एनर्जी है उसको इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। और जैसे इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी ज्यादा हो जाएगी, यानी कि इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में आ जाएगा, जिससे इलेक्ट्रॉन के से जंप करके किसमें चला जाएगा, के से जंप करके किसमें चला जाएगा, आपका एल में चला जाएगा आपका। लेकिन इलेक्ट्रॉन की स्टेबिलिटी किसमें, हाइड्रोजन एटम में, के में है, तो लेकिन ये एल में चला जाएगा, लेकिन कितने टाइम तक रहेगा आपका, 10 to the power -8 सेकंड। कितने सेकंड तक इलेक्ट्रॉन जब के सेल से जंप करके जाएगा एल में तो एनर्जी का एब्जॉर्प्शन करेगा, और कितने टाइम तक एल सेल में रहेगा, 10 to the power -8 सेकंड तक, अप्रोक्सीमेट 10 to the power -8 सेकंड तक रहेगा। उसके बाद फिर जंप करके एल से किसमें चला जाएगा, आपका के में। तो जब एल से आपका जंप करके के में आएगा, एल से जंप करके के में आएगा, तो जिस एनर्जी का, जिस फ्रीक्वेंसी का, जिस वेवलेंथ का इलेक्ट्रॉन ने क्या किया था, एब्जॉर्ब किया था, फिर उसी का क्या कर देगा, इमिशन कर देगा। जब इलेक्ट्रॉन एल सेल से किसमें आएगा, आपका के सेल में, यानी कि हायर एनर्जी लेवल से किसमें आएगा, लोअर एनर्जी लेवल में आएगा, ठीक है। और लोअर से जब हायर में जाएगा आपका तो एनर्जी का क्या करेगा, एब्जॉर्प्शन करेगा। क्योंकि इलेक्ट्रॉन की जो स्टेबिलिटी है, इलेक्ट्रॉन की जो स्टेबिलिटी है
वो आपका के सेल में है आपका, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। ठीक, तो स्पेक्ट्रम जो होता है, इन्होंने कहा कि जो हाइड्रोजन जो स्पेक्ट्रम मिलता है या जो है हाइड्रोजन में एटॉमिक स्पेक्ट्रा जो मिलता है वो जंपिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की जंपिंग होती है। इलेक्ट्रॉन जब लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट में जाता है, ठीक है, तो एनर्जी का एब्जॉर्प्शन करता है, और जब इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में आता है तो एनर्जी का क्या करता है, इमिशन करता है। और उसी के वेवलेंथ को हम क्या कर देंगे, इंक्रीजिंग इमिशन वाले वेवलेंथ को हम क्या करें, इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर दें, फ्रीक्वेंसी के डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर दें। तो जो हमको डायग्राम मिलेगा उसी को हम इमिशन स्पेक्ट्रा कहेंगे, और एब्जॉर्प्शन वाले से जो मिलेगा उसे क्या कहेंगे, हम एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा कहेंगे। और वही आपका हाइड्रोजन का एटॉमिक स्पेक्ट्रा हो जाएगा भाई। इमिशन और एब्जॉर्प्शन दोनों हाइड्रोजन एटम से मिलेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, एटॉमिक स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है ना। तो ये है आपका, देखिए, व्हेन द इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन लोवेस्ट एनर्जी लेवल, इलेक्ट्रॉन आपको लोवेस्ट एनर्जी लेवल में अगर प्रेजेंट है तो इट इज कॉल्ड ग्राउंड स्टेट, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन अगर आपका लोवेस्ट एनर्जी लेवल में है तो उसे हम क्या कहेंगे, ग्राउंड स्टेट कहते हैं। मतलब इलेक्ट्रॉन जिस स्टेट में है नॉर्मली, उस स्टेट में है, अपने उसी सेल में है। नॉर्मल आइटम आपका जो है, इलेक्ट्रॉन जिस सेल में है उसी सेल में अगर इलेक्ट्रॉन है आपका तो ग्राउंड स्टेट होगा आपका। एक्साइटेड स्टेट कब होता है, जब हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दे दें। तो इलेक्ट्रॉन जिसे मान लीजिए आपका है, सपोज दैट सोडियम आपका एक एलिमेंट है बेटा, इसका एटॉमिक नंबर 11 होता है। अगर इसका हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो 2 होगा। तो 2 इलेक्ट्रॉन आपका किस सेल में होगा, के सेल में होगा। 8 इलेक्ट्रॉन किस सेल में होगा, एल सेल में होगा, ठीक। और 1 इलेक्ट्रॉन किस में होगा, आपका एम सेल में होगा, ठीक। तो 2 इलेक्ट्रॉन जो आपका के सेल में है ये इनका ग्राउंड स्टेट हो जाएगा। लेकिन जब यह इलेक्ट्रॉन जंप करके एल सेल में चला जाएगा तो इस इलेक्ट्रॉन का जो, तो वो उसके लिए क्या हो जाएगा, आपका एक्साइटेड स्टेट हो जाएगा, ठीक। 8 इलेक्ट्रॉन जो एल सेल में है वो उसका ग्राउंड स्टेट होगा। लेकिन जब ये इलेक्ट्रॉन जंप करके किसमें चले जाएंगे, आपका एम में चले जाएंगे, तो वो आपका जो इलेक्ट्रॉन जब इसमें पहुंच जाएगा तो कहेंगे इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में है, मतलब हायर एनर्जी लेवल में चला गया है, ठीक है ना। इस तरीके से तो ग्राउंड स्टेट का मतलब आपका इलेक्ट्रॉन जिसमें है वो ग्राउंड स्टेट होगा आपका, और उसको हम लोवेस्ट एनर्जी लेवल कहेंगे, ठीक है। लो आप भाई एम क्या है, एम की जो एनर्जी है, एम सेल की जो एनर्जी है वो एल सेल की एनर्जी से क्या है, ज्यादा है आपका। तो ये लोअर एनर्जी लेवल हो जाएगा और ये हायर एनर्जी लेवल हो जाएगा आपका, ठीक है ना। तो वही कह रहा है कि व्हेन द इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन लोवेस्ट एनर्जी लेवल इट इज कॉल्ड ग्राउंड स्टेट। अगर इलेक्ट्रॉन जो होता है लोवेस्ट एनर्जी लेवल में प्रेजेंट है तो उसे क्या कहते हैं, ग्राउंड स्टेट कहते हैं। तो ग्राउंड स्टेट कोई भी हो सकता है बेटा, लोवेस्ट एनर्जी आपका के भी हो सकता है, लोवेस्ट एनर्जी आपका एल भी हो सकता है, लोवेस्ट एनर्जी आपका एम भी हो सकता है, कोई भी लोवेस्ट एनर्जी हो सकता है। लेकिन यहाँ पे जो लोवेस्ट एनर्जी की बात की जा रही है ये हाइड्रोजन एटम के लिए है। यहाँ जो लोवेस्ट एनर्जी की बात की जा रही है वो केवल के होगा। यहाँ पे जो लोवेस्ट एनर्जी की बात हो रही है किसके लिए बात हो रही है, के सेल के लिए केवल बात हो रही है, क्योंकि हाइड्रोजन एटम में जो के सेल है उसी में इलेक्ट्रॉन होगा, बाकी किसी में इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे। तो यहाँ के सेल की बात हो रही है। लेकिन ग्राउंड स्टेट और आगे केमिकल बॉन्डिंग में और पढ़ेंगे तो ग्राउंड स्टेट जो होता है आपका एल भी हो सकता है, एम भी हो सकता है। भाई अब 8 इलेक्ट्रॉन है आपका इसमें एल सेल में, तो वो उनका ग्राउंड स्टेट होगा। लेकिन 8 इलेक्ट्रॉन में से कोई इलेक्ट्रॉन जंप करके जब एम में चला जाएगा तो ये एम वाला जो 1 इलेक्ट्रॉन जंप करके गया है उस इलेक्ट्रॉन का जो एम सेल होगा वो आपका एक्साइटेड स्टेट होगा, वो आपका हायर एनर्जी लेवल होगा, और पहले जो था वो ग्राउंड लेवल हो जाएगा, ग्राउंड स्टेट हो जाएगा आपका। तो कोई भी हो सकता है, मेरा कहने का मतलब ये है कॉल्ड ग्राउंड स्टेट। इफ द इलेक्ट्रॉन्स गेन एनर्जी, जब इलेक्ट्रॉन्स क्या करता है, एनर्जी को क्या करता है, गेन करता है, इट जंप टू द हायर एनर्जी लेवल, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन जब एनर्जी को गेन करेगा तो जंप करके किसमें चला जाएगा, हायर एनर्जी लेवल, इट इज कॉल्ड एक्साइटेड स्टेट। उसी को हम क्या कहते हैं, एक्साइटेड स्टेट। किसी भी एटम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं और इलेक्ट्रॉन जिसमें आता है वो एनर्जी लेवल या जिस ऑर्बिट में आता है वो ऑर्बिट एनर्जी लेवल उस इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, ग्राउंड स्टेट होता है। एक्साइटेड में हम अलग से एनर्जी देंगे, इलेक्ट्रॉन जंप करके के वाला आपका एल में चला जाएगा, एल वाला एम में चला जाएगा, या एल वाला आपका एन में चला जाएगा, या एन वाला पी में चला जाएगा आपका, इस तरीके से होगा आपका, ठीक है। तो साइड स्टेट होगा आपका, ठीक। साइड स्टेट इज अनस्टेबल, जो साइड स्टेट होता है वो अनस्टेबल होता है, और ग्राउंड स्टेट क्या होता है आपका, स्टेबल होता है। क्यों, ग्राउंड स्टेट की एनर्जी जो होता है वो लो होती है और एक्साइटेड स्टेट की जो एनर्जी होती है वो ज्यादा होती है,
एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी हाई होती है और जो है ग्राउंड स्टेट की एनर्जी लो होती है। सो एक्साइटेड स्टेट इज लेस स्टेबल एंड ग्राउंड स्टेट इज मोर स्टेबल। ठीक है ना। ठीक। The electron has tendency to come back to the stable। हर कोई एटम सोचता है या इलेक्ट्रॉन सोचता है या आप भी सोचते हैं कि हम अपने आप को स्टेबल बनाए रखें। तो इलेक्ट्रॉन जब जंप करके लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट में जाएगा, लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में जाएगा, तो कम बैक हो जाएगा आपका ड्यू टू स्टेबिलिटी, अपने स्टेबिलिटी के लिए। तो इलेक्ट्रॉन बैक आ जाएगा, तो हायर एनर्जी लेवल से जो लोअर एनर्जी में आएगा तो एनर्जी का क्या करेगा, एमिशन करेगा आपका। ठीक है ना। तो वो आपका क्या हो जाएगा, ऐसा क्यों करता, अपने आप को स्टेबल करने के लिए। तो वही कह रहा है द इलेक्ट्रॉन्स हैज टेंडेंसी टू कम बैक टू द स्टेबल ग्राउंड स्टेट व्हेन इलेक्ट्रॉन्स कम्स बैक इट एमिट्स एनर्जी। तो जब इलेक्ट्रॉन जो होता है हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में आता है तो एनर्जी को क्या करता है, एमिट करता है। तो उससे जो स्पेक्ट्रम मिलेगा वो एमिशन स्पेक्ट्रम होगा। ठीक। अब उन्होंने जो एनर्जी दिया, मान लीजिए इलेक्ट्रॉन जो होता है जंप करता है आपका, मान लीजिए हायर से लोअर में आता है, तो जो हायर वाला होगा आपका वो आपका इनिशियल हो जाएगा, लोअर वाला क्या हो जाएगा, फाइनल। अब इसको आप समझ लीजिए बेटा, इसको समझिए आप। जैसे हमने कहा ये हमारे पास एक एटम है, एटम का ये न्यूक्लियस है, इसके अराउंड क्या है आपके, ये सेल है, ये के सेल हो गया, ये एल सेल हो गया, ये एम सेल हो गया और ये एल सेल। अब बेटा इलेक्ट्रॉन जंप करके एम से अगर के में आता है, एम से के में आता है, तो एम वाला क्या हो जाएगा, इनिशियल, और के वाला क्या हो जाएगा, फाइनल। अगर इलेक्ट्रॉन एम से जंप करके एल में आता है तो एम वाला क्या हो जाएगा, इनिशियल, और एन वाला क्या हो जाएगा, फाइनल। अगर इलेक्ट्रॉन एन से जंप करके के में आता है तो एन वाला इनिशियल और आपका के वाला फाइनल। इलेक्ट्रॉन एन से जंप करके एल में आता है, ठीक है, तो के एन वाला इनिशियल और एल वाला क्या हो जाएगा आपका फाइनल। इलेक्ट्रॉन एन से जंप करके एम में आता है तो एन वाला क्या हो जाएगा, इनिशियल, और एम वाला क्या हो जाएगा, फाइनल। ठीक। अब इलेक्ट्रॉन के से जंप करके एन में जाता है, इलेक्ट्रॉन के से जंप करके एन में जाता है तो के वाला इनिशियल हो जाएगा और एन वाला फाइनल हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन के से जंप करके एम में जाता है, इलेक्ट्रॉन के से जंप करके एम में जाता है तो के वाला इनिशियल आपका हो जाएगा एनर्जी लेवल और ये क्या हो जाएगा आपका फाइनल एनर्जी लेवल। ठीक, ठीक है ना। अब के वाला इलेक्ट्रॉन जंप करके एल में जाता है तो ये के वाला क्या हो जाएगा, इनिशियल एनर्जी लेवल, ये क्या हो जाएगा आपका फाइनल एनर्जी लेवल। ठीक है ना। चलिए वही कह रहा है। अब देखिए एनर्जी लेवल, तो आपका जब भी कोई इलेक्ट्रॉन जंप करता है, चाहे लोअर एनर्जी से लेवल से हायर एनर्जी लेवल में जाएगा या हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में आएगा, तो एनर्जी का चेंज होता है। एनर्जी का क्या होता है, चेंज होता है। और जितनी एनर्जी चेंज होता है वही क्या करता है आपका, उतनी एनर्जी क्या करेगा, वो इमिट करेगा, या उतनी एनर्जी क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। चलिए देखिए EF माइनस EI, EF क्या है, फाइनल एनर्जी, ठीक है ना, और EI क्या है आपका, इनिशियल एनर्जी इक्वल टू डेल्टा ही लिख सकते हैं, और डेल्टा इक्वल टू क्या होता है आपका, h न्यू क्या होता है आपका, डेल्टा इक्वल टू एनर्जी, भाई एनर्जी चेंज। एनर्जी चेंज कितना होता है आपका, 2 सेल, के सेल और एल सेल में जो एनर्जी चेंज होगा यही तो होगा आपका h न्यू ही तो एनर्जी होगा आपका, एनर्जी चेंज होगा आपका, मतलब के सेल और एल सेल में जो एनर्जी में चेंज होगा वो h न्यू होगा। और न्यू इक्वल टू क्या होता है, c बाई न्यू इक्वल टू क्या होता है, c बाई लैम्डा। तो यहाँ न्यू की जगह c बाई लैम्डा रखेंगे तो क्या मिल जाएगा आपको, इक्वल टू sc बाई लैम्डा इक्वल टू sc बाई लैम्डा। अब यहाँ से न्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा आपको बताइए, डेल्टा E इक्वल टू h न्यू है, तो न्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा E बाई h, और डेल्टा की जगह क्या लिख सकते हैं हम, EF माइनस EI अपॉन h। h प्लैंक कांस्टेंट आप जानते हैं, h क्या है, प्लैंक कांस्टेंट, EF माइनस EI अपॉन h, ठीक है। Where delta E is the difference in energy of the two state, ठीक है ना, ऐसे को हम कर सकते हैं, ठीक है ना। आपका जो डेल्टा E है ये एनर्जी डिफरेंस है ऑफ द टू स्टेट, एक ग्राउंड स्टेट हो जाएगा और एक साइड स्टेट हो जाएगा। जब इलेक्ट्रॉन आपका लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट में जाएगा तो लोअर ऑर्बिट वाला क्या हो जाएगा आपका, ठीक है ना, लोअर ऑर्बिट वाला क्या हो जाएगा आपका ग्राउंड स्टेट हो जाएगा, और हायर ऑर्बिट वाला क्या हो जाएगा आपका साइड स्टेट हो जाएगा, ठीक है ना। तो एनर्जी ऑफ टू स्टेट, यहाँ पे जो EI है, EI एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द इनिशियल स्टेट, जैसे को हम क्या कहेंगे ग्राउंड स्टेट,
जो EI है ये एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द इनिशियल स्टेट, जैसे हम क्या कहेंगे ग्राउंड स्टेट, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ग्राउंड स्टेट में। और EF क्या है, EF जो होता है ये एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फाइनल स्टेट। EF क्या है, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फाइनल स्टेट, ब्रैकेट में क्या लिखेंगे आप, एक्साइटेड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट में ये है आपका, ठीक है, ये आपका दिया है। अब आपका इसी में पॉइंट ए, कैलकुलेशन फॉर द वैल्यू ऑफ डेल्टा ई कामा फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ। मतलब हम जो होता है इसी स्पेक्ट्रा से, हाइड्रोजन के एटॉमिक स्पेक्ट्रा से हम जो जिस वेव का इमिशन हो रहा है या एब्जॉर्प्शन हो रहा है, जिससे इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है, उसकी वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी, उस वेव की वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी और एनर्जी में चेंज कितना होता है ये हम निकाल सकते हैं इससे। तो ये देखिए फार्मूला आपने पढ़ा ही है। तो डेल EF इक्वल हो जाएगा -2.81 इंटू 10⁻⁻18 Z स्क्वायर अपॉन N2 स्क्वायर जूल हो जाएगा। अब इसको पढ़ा है ना जी आप, जूल हो जाएगा। इतना जूल आपका ये फाइनल वाले सेल के इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, एनर्जी होगा आपका, ये एक्साइटेड स्टेट वाले का होगा। EI क्या हो जाएगा आपका -2.18 इंटू 10⁻⁻18 Z स्क्वायर अपॉन N1 स्क्वायर, ये जूल हो जाएगा। तो ये आपका एक्साइटेड स्टेट वाले इलेक्ट्रॉन की एनर्जी हो जाएगी और ये ग्राउंड स्टेट वाले इलेक्ट्रॉन की एनर्जी हो जाएगी। तो चेंज एनर्जी कितना हो जाएगा, डेल्टा इक्वल टू E2 माइनस E1, दोनों को माइनस कर दीजिए तो क्या मिलेगा आपका 2.18 इंटू 10⁻⁻18 Z स्क्वायर अपॉन N1 स्क्वायर माइनस 2.18 इंटू 10⁻⁻18 इंटू Z स्क्वायर अपॉन N2 स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें से कॉमन क्या है, देखिए ये चीज पूरा कॉमन है, कॉमन ले लेंगे आप। डेल्टा इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 2.18 इंटू 10⁻⁻18 इंटू Z स्क्वायर, कॉमन होगा तो बचेगा क्या 1/N1 स्क्वायर माइनस 1/N2 स्क्वायर, 1/N1 स्क्वायर माइनस 1/N2 स्क्वायर जूल पर एटम। ये क्वेश्चन फर्स्ट हो गया आपका, ठीक है ना। और एक चीज ध्यान रखिएगा, यहाँ देखिए लिखा है N2 इज ऑलवेज ग्रेटर देन N1, N2 इज ऑलवेज ग्रेटर देन N1, देखिए लिखा है इफ N2 इज ग्रेटर देन N1, मतलब ऑलवेज क्या, ठीक है ना, ऑलवेज भी मतलब ऑलवेज नहीं होगा, सॉरी, मतलब N2 मतलब ग्रेटर, अगर मान लीजिए N2 ग्रेटर भी हो सकता है, N2 आपका जो है लेस भी हो सकता है। जैसे आपका हमने कहा अगर लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में जाता है तो इनिशियल वाला क्या हो जाएगा आपका कम हो जाएगा और फाइनल वाला क्या हो जाएगा आपका ज्यादा हो जाएगा। और इनिशियल वाला आपका N1 है आपका और फाइनल वाला क्या N2 है। लेकिन इलेक्ट्रॉन जंप करके, सॉरी बेटा हमने बताया ऑलवेज नहीं होगा आपका N2 ज्यादा, और जब हायर से आपका किस में आएगा, हायर से जब आपका लोअर में आएगा, जब हायर से आपका लोअर में आएगा, ठीक है ना, तो हायर वाला इनिशियल हो जाएगा और लोअर वाला क्या हो जाएगा आपका, हायर वाला इनिशियल होगा, लोअर वाला आपका फाइनल हो जाएगा आपका। तो वो क्या हो जाएगा N1 हो जाएगा और ये N2 हो जाएगा, यानी कि N1 ज्यादा हो जाएगा, N2 कम हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन की जंपिंग इसमें होता है N1 और N2 पर डिपेंड करता है। बस ध्यान रखिएगा ये इनिशियल होता है और ये फाइनल होता है, ठीक है ना। तो अगर हम मानते हैं इफ N2 इज ग्रेटर देन N1, द टर्म इन पैरेंथेसिस, ये पैरेंथेसिस जो टर्म आपका क्या है, ठीक है, अगर N2 क्या हो जाएगा आपका ग्रेटर हो जाएगा, तो जब N2 ग्रेटर हो जाएगा तो ओवरऑल ये वैल्यू क्या आ जाएगा, डेल्टा ही क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। और डेल्टा ही नेगेटिव कब होगा, एनर्जी नेगेटिव कब होता है, जब एनर्जी का क्या होता है, इमिशन होता है। क्या होता है, N2 इज ग्रेटर देन N1, द टर्म पैरेंथेसिस इज आपका क्या हो जाएगा आपका, ठीक है ना, जो आपका टर्म है पैरेंथेसिस वो क्या हो जाएगा आपका पॉजिटिव। द एनर्जी इज अब्सॉर्ब्ड इन केस N1 is greater than N2, the term in parentheses is negative, energy is released, ठीक है। चलिए बेटा एक बार फिर से आगे देखिए, फार्मूला देखिए, आपको यहाँ से समझ में आ गया होगा। डेल्टा E इक्वल टू 2.18 इंटू 10⁻⁻18 Z स्क्वायर, और ये पैरेंथेसिस है 1/N1 स्क्वायर माइनस 1/N2 स्क्वायर। ठीक, अब कह रहा है इफ अगर आपका N2 इफ N2 इज ग्रेटर देन N1, N2 क्या है आपका N1 से ग्रेटर है, N2 आपका जो है ग्रेटर देन N1, टर्म इन पैरेंथेसिस इज पॉजिटिव, जो टर्म आपका पैरेंथेसिस में पॉजिटिव होगा। जब N2 N1 से ग्रेटर होगा तब आपका क्या हो जाएगा, आपका ये पॉजिटिव। N2 जब ग्रेटर होगा आपका तो ये स्क्वायर होगा
और स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका, अगर नेगेटिव का स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा आपका पॉजिटिव स्क्वायर है बेटा, ध्यान रखिएगा। तो N2 आपका ग्रेटर देन N1, द टर्म इन पैरेंथेसिस, जो टर्म आपका पैरेंथेसिस में है वो क्या आ जाएगा आपका पॉजिटिव आ जाएगा। और जब ये वैल्यू पॉजिटिव आ जाएगा और डेल्टा ये पॉजिटिव होता है तो क्या होता है, एनर्जी का क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होता है। आपने पढ़ा एंडोथर्मिक रिएक्शन और एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है, एनर्जी एब्जॉर्ब होता है, और एक्सोथर्मिक रिएक्शन में एनर्जी क्या होता है, इवॉल्व होता है। आपका ये स्क्वायर है ना, इस वजह से। और आपका क्या हो जाएगा पॉजिटिव, द एनर्जी इज एब्जॉर्ब, एनर्जी क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। इन केस N1 इज ग्रेटर देन N2, अगर N1 क्या हो जाएगा आपके N2 से ग्रेटर जाएगा, तो जो टर्म आपका पैरेंथेसिस में है, पैरेंथेसिस में जो टर्म है आपका वो क्या आ जाएगा आपका निगेटिव आ जाएगा। और वो जब निगेटिव आ जाएगा तो आपका क्या कर जाएगा, एनर्जी इमिशन करेगा। और एनर्जी कब इमिशन होता है, इलेक्ट्रॉन, बताइए। इलेक्ट्रॉन जब हायर ऑर्बिट से किसमें आता है, लोअर ऑर्बिट में आता है, तो एनर्जी का क्या करता है, इमिशन करता है। और जब हायर लोअर से हायर में जाता है तो एनर्जी का क्या करता है, एब्जॉर्प्शन करता है। ठीक है ना, नेगेटिव एंड एनर्जी रिलीज, तब एनर्जी क्या करेगा, रिलीज करेगा। बेटा किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लीजिए, फिर आगे बढ़े। चलो बेटा आगे देखते हैं, एनर्जी हम देखते हैं। ठीक है ना, कि रेडबर्ग कांस्टेंट आपका कैसे, रेडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू आई कैसे। ठीक है ना, तो आपने भी अभी हमने पढ़ा है, न्यू इक्वल क्या होता है आपका, डेल्टा ई बाई एच होता है आपका। ठीक है ना, और डेल्टा ई की जगह आपने डेल्टा ई बाई एच इक्वल टू आपने पढ़ा है 2.18 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एच। जेड आपका एटॉमिक नंबर होता है, एच प्लैंक कांस्टेंट होता है। प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ पे, जब इसको पुट कर देंगे तो आपको क्या मिलेगा, न्यू फ्रीक्वेंसी है 3.29 इंटू 10 टू द पावर 15 जेड स्क्वायर। ठीक है ना, 3.29 इंटू 10 टू द पावर 15 जेड स्क्वायर, ब्रैकेट में 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर। इस सेकंड इनवर्स या हार्ट्ज हो जाएगा, ये भी सेकंड इनवर्स या हार्ट्ज है, तो ये फ्रीक्वेंसी की यूनिट यही होगी आपका। फिर आप पढ़े, आप जानते हैं न्यू बार इक्वल टू क्या होता है आपका, आपने पढ़ा है न्यू बार इक्वल टू होता है आपका 1 बाई लेमडा। आपने पढ़ा है C इक्वल टू जो होता है न्यू लेमडा, C इक्वल टू न्यू लेमडा आपने पढ़ा है। तो यहाँ से लेमडा इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका, C बाई न्यू। लेकिन 1 बाई लेमडा इक्वल टू क्या आ जाएगा बताइए, न्यू बाई C। ठीक है, न्यू बार इक्वल टू आपने पढ़ा है 1 बाई लेमडा, वेव नंबर है न्यू बार, वेव नंबर 1 बाई लेमडा। C इक्वल टू क्या होता है, न्यू लेमडा होता है आपका। तो आपका यहाँ से लेमडा इक्वल टू क्या हो जाएगा, C बाई न्यू। तो C बाई न्यू, लेमडा इक्वल टू C बाई न्यू है, लेकिन 1 बाई लेमडा इक्वल टू क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा आपका। लेमडा इक्वल टू C बाई न्यू है, तो 1 बाई लेमडा इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, 1 बाई लेमडा इक्वल टू न्यू बाई C। वहां देखिए वही पुट किया गया है। तो न्यू बार इक्वल टू आपका 1 बाई लेमडा। ठीक है ना, और 1 बाई लेमडा इक्वल टू देखिए वहां हमने निकाला है 1 बाई लेमडा इक्वल टू न्यू बाई C, न्यू बाई C इक्वल टू। ठीक, अब आपका जो होता है, ठीक है, यहाँ पे क्या करेंगे, आपका जो आया था 3.29 इंटू 10 टू द पावर 15 आया था, और लाइट की स्पीड की वैल्यू आप पुट कर दीजिए 3.0 इंटू 10 टू द पावर 8 हो जाएगा। पुट करेंगे इंटू 1 स्क्वायर, ये पर मीटर हो जाएगा आपका। ये वेव नंबर आपका है, वेव नंबर है आपका। वेव नंबर की यूनिट क्या होती है आपका, पर मीटर। तो फिर न्यू बार इक्वल टू 1 बाई लैम्डा न्यू बाई C। इसको यहाँ से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 से डिवाइड करेंगे तो 10967 इंटू जेड स्क्वायर इंटू 1 अपॉन n स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n स्क्वायर, ये आपका पर मीटर हो जाएगा। ठीक, अब इसको अगर हम पावर में करना चाहें, डिसिमल को इधर ले आए, तो न्यू बार इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 1.096977 इंटू 10 टू द पावर 5 जेड स्क्वायर इंटू 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर पर मीटर हो जाएगा। ठीक, न्यू बार इक्वल टू 1 बाई लैम्डा इक्वल टू न्यू बाई C इक्वल टू। अब इसको हम मीटर पर मीटर है, इसको सेंटीमीटर में करना चाहते हैं, तो
तो क्या हो जाएगा आपका, मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 100 का मतलब 10 की पावर 2 इसमें ऐड हो जाएगा आपका, ठीक है ना। जो 5 था वो क्या हो जाएगा 7, तो 1.0967 इंटू 10 टू द पावर 7 जेड स्क्वायर, और ब्रैकेट में है आपका 1/n² माइनस 1/n² स्क्वायर, ये आपका पर सेंटीमीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पर सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है ना। इसको नोट कर लीजिए बेटा, ठीक है ना। इसके आगे जो है देखते हैं, कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए। तो नोट कर लीजिए बेटा। मनीष चौरसिया कोई प्रॉब्लम? शिवम पटेल, भाग जाते हो कहाँ भाई? शिवम पटेल, विशाल चौधरी, शिवम पटेल भाग गया फिर। सो क्या आता है ये? चलिए बेटा आगे देखते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आगे देखते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। चलिए बेटा रहने देते हैं, इसके आगे हम कल देखेंगे, ठीक है ना। अभी 2 पॉइंट इसमें और है, 2 पॉइंट इसमें और है, इसके बाद जो है हम इस पर न्यूमेरिकल लगवाएंगे। तो कल का लेक्चर आप ब्रेक मत कीजिएगा, आज इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू क्लास, नाउ वी विल डिस्कस नेक्स्ट डेज।